अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल का मैच तो आपने देख ही लिया और बड़े शायकीन के दिल टूटे हैं और हमने ये भी देखा कि बना बनाया मैच पाकिस्तान हार गया। कुछ ऐसा ही अमेरिका के खिलाफ मैच में भी हुआ था, सुपर ओवर में हमने देखा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक शिकस्त पाकिस्तान के हिस्से में आ रही है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, आखिर इनकी वजूहात क्या हैं? गेम प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, ये लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन 120 स्कोर भी पाकिस्तान टीम अगर नहीं कर पाती 20 ओवर्स में, तो फिर ये पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जो सबसे दरख्वास्त की थी कि टीम को सपोर्ट करें, टीम को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अब वो उनका भी मेरे ख्याल में सब्र जो है वो जवाब दे गया है और उन्होंने खुद ये कह दिया है कि एक बड़ी सर्जरी होगी। इन्हीं मामलात पर आज हम बात करने जा रहे हैं। इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू। इसके साथ साथ हमेशा की तरह इजहार बाजवा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद है। थैंक यू। अजहर भाई, बहुत अफसोस उस वक्त होता है जब एक बना बनाया मैच, एक टाइम आपने भी देखा था कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 82% थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया? देखिए, मैं एज ए क्रिकेटर जो मैं मैच देख रहा था, मैंने जो इंडिया की बैटिंग भी देखी और पाकिस्तान की बैटिंग भी देख रहा था, तो मुझे एक ही चीज़ का खदशा था कि जब सेट प्लेयर्स आउट होंगे ना, तब मैच का सही पता लगेगा। क्योंकि एट टाइम्स जब चीज़ें ठीक चल रही हो ना, पिच पे जो बैटर सेट खेल रहे हो, तो ऐसा लगता है कि यार चीज़ें बड़े आराम से हम चेज़ कर जाएंगे। लेकिन टेस्ट पाकिस्तान बैटिंग लाइनर का तभी होना था जब सेट प्लेयर्स ने आउट होना था। आई थिंक 10 ओवर तक बड़ा सही मैच चल रहा था। आपको रन बॉल ही स्टार्ट से चाहिए था, रन बॉल तक चल रहा था। फ़खर आए, उन्होंने भी जिस तरीके से दो बाउंड्रीज लगाई, उसके बाद तो आपसे प्रेशर रनों का तो रन रेट का तो बिल्कुल ही उतर गया। लेकिन आपने उसके बाद ऐसा जिसको कहते हैं ना कि स्टॉप ही लगा दिया, ना सिंगल्स बन रहे थे, ना बाउंड्रीज मिल रही थी। आपने ऊपर जिसको कहते हैं ना मुफ्त में प्रेशर अपने ऊपर हावी कर लिया, जो कि ज़रूरत नहीं थी। विकेट्स भी इन हैंड थी, ये भी नहीं था विकेट्स इन हैंड नहीं थी। विकेट्स इन हैंड ना होती तो समझ आती। आई एम ऑल फॉर इट कि यार कि बुमराह पहला ओवर करने आता या सिराज करने आता और वो बाबर और रिजवान को पहले ओवर में आउट कर देते तो, और हो सकता था उस पिच पे। लेकिन जो थ्रेट था वो ख़त्म हो गया था। आपने 26 की आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप होगी, फिर आपकी जो सेकंड विकेट की पार्टनरशिप है वो भी रीज़नेबल थी, 50 से प्लस पे आपको वो ले गए। तो आई थिंक कि इतनी ऊपर से सपोर्ट मिल गई थी आपको कि आखिरी 10 ओवर में आपके लिए ये इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मसाइल तब आते हैं, आई थिंक कि हमने कंबाइंड जो इमाद, शादाब और इफ्तिखार ने कंबाइंड 24 रन बनाए हैं 39 बॉलों पर। ये आखिरी 10 ओवरों में हुआ है। तो आप ये देखें, इमाद 23 बॉलों में 15 कर रहे हैं, 7 बॉलों में 4 शादाब कर रहे हैं, इफ्तिखार ने जो है वो 5 रन 9 बॉलों में बनाए। ये आखिरी 10 ओवर्स में आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आप बाउंड्रीज ना लगाएं, लेकिन आप स्ट्राइक तो रोटेट कर सकें। अगर आप स्ट्राइक रोटेट ही करते रहते तो एंड पे आपके ओवर में, आखिरी ओवर में 10 या 11 रन बनते, जो कि अचीवेबल हैं। लेकिन आई फील कि कहीं ना कहीं हमारी एबिलिटी में फिर वही बात है कि एबिलिटी, हम PSL को खेल के समझते हैं, हमारे पास पावर हिटिंग भी है, हम सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ थोड़ी सी चैलेंजिंग बॉलिंग आती है, जहाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग कंडीशंस आती है, हम जवाब दे देते हैं कि यार ये काम हमसे नहीं हो सकता। आई फील कि टीवी पे बैठ के बड़े लोगों ने बातें की थी, अब उन्होंने आके रिटायरमेंट्स वापस ली, अब इम्प्लीमेंट की बारी थी। तो इम्प्लीमेंट इतना भी नहीं हो सकता कि हम रन बॉल नहीं खेल सकते। ठीक है, जैसी मर्जी कंडीशन थी, मुश्किल कंडीशन थी, लेकिन आप अगर उस पर आउट नहीं हो रहे तो इट मीन्स कि आप रन्स भी बना सकते हो। तो कोई आपसे ज़्यादा डिमांड नहीं थी कि 9-10 का रन रेट आपने खुद बनाया। आपसे जब जो मेन मुझे लगता है जो ओवर पिवटल ओवर साबित हुआ, जो आपने ख़राब खेला, वो अक्षर पटेल का ओवर था जिसमें 2 रन बने, इमाद वसीम ने 3-4 बॉलें मिस कर दी। तो वो ओवर ऐसा था कि बैट को बॉल ही टच नहीं हो रहा था। अब वो ऐसा ओवर था जिसमें आपने मेक श्योर करना था कि इसमें 7-8 रन तो एटलीस्ट बने, क्योंकि आगे आ रहे थे फास्ट बॉलर उनके, और जो उनके मेन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल थे इस पिच के ऊपर, तो आपने उसमें चांस लेना था। आप उसको नॉर्मली ओवर खेल के और उसके बाद से प्रेशर बिल्ड होता ही गया पाकिस्तान टीम। अच्छा इजहार, हम कल भी ये बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया तो एक तो फेवर पाकिस्तान को ये मिल ही जाएगी, क्योंकि जो टॉस जीतेगा उसके लिए आसानी होगी, पहले बॉलिंग करे, उसके बाद अपनी गेम प्लान बना ले। टॉस भी हमने जीत लिया, फिर जहां पर 160 का हदफ लग रहा था कि 160 तक तो इंडियन टीम चली जाएगी, उसको 119 तक रिस्ट्रिक्ट भी हमने कर लिया, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। इसके बावजूद गेम प्लान पर अमल दरामद क्यों ना हो सका? हम आधी गेम तक तो हम इन थे, लेकिन एंड पे जाते जाते फिर वही मसला कि
रिजवान के अलावा और बाकी चंद लोगों के अलावा कोई बैट्समैन खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था वहाँ पर, और बना बनाया मैच हमारा ख़राब हो गया। देखिए अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कर्स है या क्या है कि हम ओवर द लाइन ही ले जा पा रहे। कल का मैच भी जिस तरह गैरी कस्टर ने कहा कि हम 40 में से 35 ओवरों तक हम मैच में हेड थे, आखिरी 5 ओवरों में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया ने हमें पछाड़ दिया और मैच हमने एक विनिंग पोजीशन से गिव अवे कर दिया। कल के मैच के बारे में अगर बात करें तो जो फर्स्ट हाफ था, एक्सीलेंट बॉलिंग, हमने इंडिया को एक मुनासिब टोटल पे बहुत रिस्ट्रिक्ट किया, बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और जो पिछले मैचेस में बड़ा लैग कर रहा था कि एक कंबाइंड बॉलिंग एफर्ट होनी चाहिए कि एज अ बॉलिंग यूनिट हम दूसरी टीम को अंडर प्रेशर रखें, कोई ऐसा मिल के एज अ टीम बहुत अच्छा हमने किया, कम बैक किया, रिस्पेक्ट किया, और कोई भी ऐसा हमारा कमज़ोर बॉलर नहीं है। शाहीन ने शायद थोड़े से एक्सपेंसिव रहे कंसिडरिंग द सिचुएशन, लेकिन फिर भी उनकी भी कोई बहुत ज़्यादा ठीक परफॉर्मेंस थी, 29 रन दी 4 ओवर्स में, वो भी कोई इतना, लेकिन एज अ बॉलिंग यूनिट हमने इंडिया जैसी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप को बहुत मुनासिब यूनिट स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया, और हमने जो हमसे एक्सपेक्टेड था टॉस जीत के उस टारगेट को अचीव कर लिया। बैटिंग में भी पहले 10 ओवरों में हम 12 ओवरों में हमने 72 रन कर लिए थे, हमारे सिर्फ 2 विकेट्स करी थी। उस सिचुएशन में हमें 48 रन चाहिए थे 48 बॉल्स पे। ऐसा कोलैप्स इनएक्सप्लेनेबल, हम जितनी मर्जी उसकी जस्टिफिकेशन निकाल ले कि ये हो गया वो हो गया, बॉलिंग अच्छी थी, सिचुएशन थी, प्रेशर था, ये है वो है, लेकिन हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। एज अ कलेक्टिव बैटिंग फेलियर था, किसी एक प्लेयर को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। सब ने उस फेज़ में 8 ओवरों का फेज़ है, फ्रॉम 12 ओवर टू 10 ओवर, कोई एक बैट्समैन नहीं कह सकता कि जी मैं तमाम का, मैं समझता हूँ कलेक्टिव फेलियर था। फ़खर जिस तरह आउट हुए, वो शॉट शायद मेरा ख्याल में जो सिचुएशन डिमांड ही नहीं करती थी, उन्होंने, आप चार्ज कर रहे हो, फास्ट बॉलर को चार्ज करके पुल कर रहे हो, सिचुएशन ही नहीं थी वहाँ पे। अगर आपने स्ट्राइक रोटेट करनी थी, सिंगल डबल लेनी थी, और मतलब कोई इतना चैलेंजिंग स्कोरबोर्ड प्रेशर नहीं था। उसके बाद रिजवान ने जो शॉट खेली वो भी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। आप बिल्कुल एक सेट ग्राउंड में इस तरह की सिचुएशन में चेज़ में हम बार बार बात करें, अजहर भाई बात करें कि एक सेट बैट्समैन का बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होती है, उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, उसका अपोजिशन के माइंड पे बहुत प्रेशर होता है कि वो बैठा है। जिस तरह हमने देखा है कोहली ने हमारे खिलाफ कई दफ़ा जब चेज़ किया इंडिया ने, तो कोहली जब क्रीज पे होता था वो बेशक इतनी हिटिंग नहीं भी कर रहा होता था, लेकिन उसकी प्रेजेंस से एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था। रिजवान की प्रेजेंस से एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था, और अगर उसने चार्ज करना भी था तो बुमराह वाज नॉट द बॉलर टू चार्ज। बुमराह उनका शायद बेहतरीन बॉलर था, उसके ओवर में अगर आप 4-5 करके सिंगल डबल करके अगर आप 5 वो भी कर लेते वो भी मुनासिब था। उस टाइम रिजवान की विकेट से जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ा पाकिस्तान की टीम पे, एक सेट बैट्समैन इस सिचुएशन में आउट हो गया। इंग्लैंड को जो इंडिया को लिफ्ट मिला कि इन्होंने जो मेन हमारा जो उस टाइम ग्राउंड पिच पे सेट था उसको विकेट ले ली, वो बड़ा क्रूशल था। और जब आप इस तरह की सिचुएशन में सेट होते हो, यू हैव टू टेक योर टीम ओवर द लाइन। आपने गेम फिनिश करें। हम बार बार बात कर रहे हैं रिजवान और बाबर हमारे सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अभी भी जहां इनकी एक वीकनेस नज़र आती है कि इस तरह के मैचेस में जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम को ओवर द लाइन लेके जाएंगे, वहाँ ये मैच फिनिश नहीं कर पाते। उसके बाद बाकी जो बैट्समैन है, चाहे इफ्तिखार आया, शादाब आया, अमाद आया, उनकी भी सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी। उन्हें भी मैं मानता हूँ कि डिफिकल्ट पेस थी, अगर आप हिटिंग नहीं कर सकते, चौके चक्के नहीं लगा सकते, लेकिन आप स्ट्राइक रोटेट तो कर सकते हो, रन बॉल तो खेल सकते हो। वो बेसिक फंडामेंटल है कि आपने अगर स्कोर बोर्ड को टिक करने के लिए आपको स्ट्राइक रोटेशन बहुत जरूरी है, सिंगल्स बहुत जरूरी है, डबल्स बहुत, ये बेसिक तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अजहर भाई, इसमें अभी देखिए इस पिच पे अभी तक T20 वर्ल्ड कप के 4 मैचेस हो चुके हैं, और हाईएस्ट जो यहाँ पर टोटल था वो 137 था, तो हमें पता हाई स्कोरिंग तो ये नहीं था। अब हमने जब टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, तो हमें तो इस बाद में जब हमने देख लेना चाहिए था हमें कि हमने 20 ओवर यहाँ पे बॉल्स करवाई हैं, हमें पता होना चाहिए कि पिच कैसे बिहेव कर रही है, उसका फ़ायदा हमारी बैटिंग लाइनअप को होना चाहिए था। लेकिन और कितना हमें टाइम चाहिए था कि हम प्लान के मुताबिक चलते। देखें स्टार्ट में कुछ थोड़ा सा हम मतलब 6 स्कोर्स कितने होते हैं, ठीक है ना? नहीं, आई अंडरस्टैंड, जैसे मैंने पहले कहा शो में कि आपकी स्टार्ट में विकेट्स गिर जाती ना, कि यार बॉल थोड़ा बाउंस करके स्लिप लग गई, जैसे बाबर को अच्छा बॉल हुआ, इस तरह के बॉल स्टार्ट में हो जाते, आपके समझ लें 6 पे 3 आउट हो जाते, तो यू कुड सी कि यार 120 फिर बहुत बड़ा टारगेट लगता है, जैसे साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था, 12 पे 4 आउट हो गए थे, और ईजिली इस पिच पे हो सकते थे। जैसे पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था, लकी खेले इंडियन बैट्समैन एट टाइम्स, वो पावर प्ले उनके 4-5 भी आउट हो सकते थे, लेकिन वो गुजर गए उस फेज से। पाकिस्तान भी उस फेज से गुजर गया, नए बॉल के फेज से, जहां पर आप 2 कैचेस ड्रॉप भी हुए ना, रिजवान के और बाबर का भी एक कैच। देखिए वो तो सब पार्ट एंड पार्सल है ना, हमारे भी कैचेस ऐसे थे कि जो शायद
ऑन द अदर डे मुश्किल कैचेस है लेकिन पकड़े जा सकते थे। ये चीज़ें गेम के साथ चलती हैं, लेकिन अगर आप इंडिया की बैटिंग भी उठा के देखें ना, हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अगर कल पाकिस्तान मैच जीत गया होता ना, तो इंडिया में उनके बैट्समैनों की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा होना था, बल्कि अभी शायद कुछ ना कुछ कोई ना कोई वो मेंशन करे। जिस पोजीशन से उन्होंने भी अपनी कमांडिंग पोजीशन से लूज़ की है ना, जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने शॉट मारी है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। पंट ने फिर उसके फ़ौरन बाद अगले बॉल में वो शॉट मारी है, उसकी भी ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से उनका क्लैप्स हुआ। अदरवाइज इंडिया वाज इजीली क्रूजिंग थ्रू 140 150। तो वो आपके बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इसमें इंडियन बैट्समैनों की मिस्टेक्स भी शामिल थी। यही रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच में कहा कि अगर हम गलती कर सकते हैं, अगर वो करेंगे तो हम भी मैच में वापस आ सकते हैं। ठीक है, हम भी बड़ी अच्छी सिचुएशन में थे, लेकिन हमारे पास एडवांटेज सबसे बड़ा क्या था कि हमने 120 ही करने थे। इंडियन बैटर्स के ज़हन में था कि हम 140 150 पे जाएं। ठीक है, उस लिहाज से उनकी गलती फिर भी कुछ जस्टिफाइड है। हमारी गलतियां इसलिए जस्टिफाइड नहीं कि हमने 120 रन करने हैं, हमारे रन रेट ठीक जा रहा है, हमने अपने ऊपर प्रेशर खुद डाला है। ठीक है, रिजवान जो था स्ट्राइक रेट उसका नीचे जा रहा था, लेकिन जब आपको पता है कि बाकी बैटर्स को मेरे होने से कॉन्फिडेंस है, तो क्लियरली मैसेज होना चाहिए था उसको कि भाई तुम खेलते रहो, क्योंकि ये सेट है, किसी टाइम भी 1-2 बाउंड्रीज लगा सकता है, लेकिन 7 प्लेयरों को इसका साथ चाहिए। रिजवान का अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो गेम रीडिंग, वही बात आ जाती है, गेम रीडिंग हमारी अच्छी नहीं है। हम पिछला मैच यूएसए से जो हारे हैं वो गेम अवेयरनेस की वजह से हारे हैं, और कोई मसला नहीं था। यू नो, आई फील कि कहीं ना कहीं इस टीम के अंदर मसला है, तो वो गेम अवेयरनेस का है, एबिलिटी का भी कहीं ना कहीं है T20 क्रिकेट में। लेकिन जो जीते हुए मैचेस हैं वो जब आप हारते हो, तो इट मीन्स द क्वेश्चन कम्स टू योर गेम अवेयरनेस, आपकी डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर कैसी है। तो आई फील कि कल सिर्फ डिसीजन मेकिंग ख़राब हुई है। गैरी कर्स्टन ने भी यही बात की है, लेकिन हर चीज़ होती है, लेकिन इंडिया वाज अंडर प्रेशर, दे वर डाउन एंड आउट, दे वर जस्ट होपिंग कि पाकिस्तान मिस्टेक करे, हम गेम में वापस आएँ। और वही बात है कि आपने चूज़ करने थे स्पिनर्स के ओवर्स, सबसे जिसको कहते हैं थोड़ा सा ब्रीदर था बैटर्स के लिए। जो आपको स्पिनर का ओवर मिला जिस पे उन्होंने गैम्बल किया, लेफ्ट हैंडर खेल रहा है और हमने उस ओवर को आराम से गुजार दिया, फिर तो जाहिर बात है कि आपके ऊपर जब वंस इट क्रॉस 7 यू नीड अ बाउंड्री, बिकॉज 6 बॉल में आप सिंगल की कोशिश करेंगे ना, ऐसी पिच पे 6 बॉलों पे सिंगल नहीं होगा, आपको 4 पे सिंगल मिलेगा। वो जो अगले 2-3 रन है ना, उसके लिए फिर आपको बाउंड्री तलाश करनी पड़ती है। तो उसमें ये गए हैं और उसके बाद फिर ये प्रेशर बिल्डअप ही होता गया है। अच्छा इजहार, शादाब की हम दोबारा से बात करते हैं। इतनी देर से हम यही इसी मुतल्लिक की बात कर रहे थे कि शादाब जो है अब टीम में उनकी जगह नहीं बनती, और बहुत से लोग कह रहे थे कि साइम को चांस देना चाहिए था। शादाब ने बॉल भी नहीं की और उसको एज ए बैटर खिलाया। तो आज़म भी तो एज ए बैटर ही खेल रहे थे ना, तो क्या शादाब को एज ए बैटर खिलाना चाहिए था आपके ख्याल में, या साइम को चांस देना चाहिए? देखिए, शादाब को अगर इंडक्शन एज अ बैटर इन प्रिंसिपल कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले भी मैचेस में अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं। लेकिन जो उस टाइम बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती थी वो ये हो सकती थी, क्योंकि शादाब ज़्यादा बेहतर हिटिंग करते हैं स्पिनर्स को, और जब एक साइड पे इमाद आगे हुए थे, तो इमाद की जगह मेरे ख्याल में शायद इफ्तिखार को उस टाइम पहले लाना चाहिए था। इफ्तिखार बेहतर सिचुएशन के मुताबिक इनिंग्स खेल सकते थे, और इस पे भी डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि शादाब को जिस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया, जो उन्होंने लास्ट इनिंग्स खेली थी यूएसए के खिलाफ जी, उसमें वो हाईएस्ट स्कोरर थे पाकिस्तान के। तो अभी जो हमारे बाकी बैट्समैन हैं, जिस तरह आज़म है या साइम है, उनको भी जो चांसेस दिए गए हैं आयरलैंड के ख़िलाफ़ या इंग्लैंड के ख़िलाफ़ या न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसमें वो अपनी जगह पक्की नहीं कर सके। तो शादाब को भी मेरे ख्याल में अगर इनको सिलेक्शन की गई थी तो एक तरह से वो जस्टिफाइड थी, क्योंकि वो उनके पास बिग मैच एक्सपीरियंस है और पीछे उन्होंने वर्ल्ड कप में बड़े मैचेस में ऐसी क्रूशल इनिंग्स खेली हुई हैं जिससे पाकिस्तान को उन्होंने जिताया हुआ है। तो ठीक है, वो इनिंग नहीं थी, वो इशू नहीं था। इशू ये था कि एक तो उनको मेरे ख्याल में इफ्तिखार को, जब रिजवान आउट हुए थे उस टाइम इफ्तिखार को लाना चाहिए था। दूसरी जब फ़खर आउट हुए थे उस टाइम जब इफ्तिखार को शादाब से ऊपर लाना चाहिए। दूसरा ये कि उनकी शॉट सिलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं थी। वो अगर जितने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि शायद वो बेहतर उस टाइम परफॉर्म करेंगे। और फुल टॉस जो उन्हें मिली थी और जिस तरह से उन्होंने खेली है फुल टॉस, तो आप अच्छा, एक तो इफ्तिखार पे भी आपसे बात करना चाहेंगे, दूसरा आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि अभी हमने देखा कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में अब कहा जा रहा है कि अब टीम में उनकी जगह जो है वो बड़ी मुश्किल है, और चेयरमैन पीसीबी ने देर नहीं लगाई, बहुत जल्दी बयान जारी कर दिया कि एक बड़ी सर्जरी होने जा रही है। तो अभी तो इवेंट चल रहा है और इस मौके पे इतना बड़ा बयान, आप इस पे क्या कमेंट करना चाहें? देखिए, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो जर्नलिस्ट हैं या एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, वो ज़रा हाथ
हल्का रखें इन ये एक महीना। खुद भी वो जर्नलिस्ट ही हैं तो आई फील कि एज ए चेयरमैन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आई फील कि इस तरह नहीं कहना चाहिए था। ऑल्दो आप वर्ल्ड कप के आने के बाद जो करना चाहें करें, लेकिन आई फील कि अभी टीम उधर है। आई नो जो ये सुन रहे होंगे यार अभी भी चांस बाकी है हमारा, मतलब सुनने वाले ये सोच रहे होंगे, बट यस चांस तो अभी भी बाकी है, चाहे बहुत स्लाइट ही है, लेकिन एटलीस्ट आप वर्ल्ड कप ख़त्म करने के बाद फिर अभी हमें करने दें, हमें जो करना है एज ए जो भी टीम के साथ है, जो चेयरमैन है या सिलेक्शन कमेटी है या कैप्टन है या हेड कोच हैं, उनको किसी सूरत हाल में भी अभी एक ही काम करना है, वो टीम को किस तरीके से दोबारा खड़ा करके आपने टूर्नामेंट में आगे लेके जाना है। अभी सिर्फ ये फोकस होना चाहिए। अगर वो ये बयान आता है कि क्या उनको ऑलरेडी पता है कि टीम में क्या चल रहा है, तो ये डिसीजन पहले क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप एक वर्ल्ड कप हार के या इस तरह की परफॉर्मेंस होने का वेट करेंगे फिर वो करने के लिए। तो अगर इस तरह की चीज़ें पहले पता थी तो ये डिसीजंस पहले होने चाहिए थे। लेकिन अगर अब आपने वर्ल्ड कप के बाद करने हैं तो फिर आई थिंक इसको मेंशन भी वर्ल्ड कप के बाद ही करना चाहिए। अच्छा इजहार, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस आपको कितने नज़र आते हैं? और ये 2 मैचेस की परफॉर्मेंस आपके जहन में होनी चाहिए उसको देखते हुए, और अगर देख भी लें हम तो वाकई चांसेस लगते हैं आपको, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि अब बस कहानी ख़त्म हो गई, अब वापसी का तैयारी हमने नेगेटिव्स पे बहुत बात कर ली, लेकिन अगर हम देखेंगे अभी भी वे स्टिल इन द टूर्नामेंट, बीइंग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, बीइंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, हमारे खिलाड़ियों को चाहिए कि जब तक एक एक बॉल में आपने फाइट करना है और यू स्टिल इन द टूर्नामेंट, जब तक आप टोटली कम्प्लीटली मैथमेटिकली आउट नहीं हो जाते कि आपकी मैक्सिमम एफर्ट देनी चाहिए। अभी भी गुड चांस है, गुड चांस इस सेंस में कि यूएसए को अगर आयरलैंड हरा दे तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। यूएसए अच्छा खेल रहा है, लेकिन आयरलैंड एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है और आयरलैंड की अभी भी मैं समझता हूँ बेहतर, उनके पास जो प्लेयर्स हैं एक्सपीरियंस वाइज उनका यूएसए से बेहतर ज़्यादा एक्सपीरियंस है बड़े टूर्नामेंट्स का। और आयरलैंड का एक पूरा ना फॉर्म से गुजरे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने कनाडा से हारे हैं या इंडिया से हारे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया था, और एक ट्राई सीरीज़ हुई थी उनकी नेदरलैंड स्कॉटलैंड के साथ, उसको उन्होंने टॉप किया था। तो आयरलैंड के पास पोटेंशियल है कि वो यूएसए को हरा सकते हैं। और एक जो दूसरा मैच है इंडिया वर्सेस यूएसए, अगर यूएसए इंडिया से हार जाए और आयरलैंड से हार जाए तो पॉसिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में बीइंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, बीइंग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, आपको तो आखिरी बॉल तक फाइट करना चाहिए। आपका अगला मैच कनाडा के साथ है, आई नो यू वुड बी क्रेस्ट फॉलन, लेकिन आपने अपने आप को लिफ्ट करना है। नेगेटिव्स जो हैं उनको आपने मेहनत करनी है, पॉजिटिव को आपने और ऑगमेंट करना है। पॉजिटिव कल की हमारी बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, उसी को आपने मजीद बेहतर करना है। जो वीकनेस है आपका मिडिल ऑर्डर, उस पर आपने काम करना है, उस पर आपने यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, आपने एनालाइज करना है कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं। साइम की इंडक्शन से बेहतर होगा, या हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर इमाद की जगह अगर हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले आए और 2 स्पिनर्स लेके आए हैं, जिस तरह पार्ट टाइमर साइम और इफ्तार से, तो ये चीज़ें जिनको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में शादाब को अगर हमने अगर नहीं परफॉर्म किया तो शायद बेहतर है कि एक बैट्समैन अगर हम ले आए, साइम को ले आए या आजम को, साइम को मेरे ख्याल में चांस देना चाहिए। आपके ख्याल में साइम को अभी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक ले लें फिर। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अजहर भाई के सामने हम ये सवाल भी रखेंगे, अभी तक समझने से कासिर हैं सब लोग कि कल हुआ क्या, ये हजम करने से कासिर हैं क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है, और दोबारा से इस टीम को खड़ा करने के लिए क्या करना होगा, ये जानेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ये कह दिया है कि अब बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। तो सर ये बताइए कि एक तो इवेंट चल रहा था, पहले भी हमने बात की कि बड़ी सर्जरी की उन्होंने बात तो की है, ये मुझे बताएं कि ये प्लेयर्स के लेवल पे सर्जरी होगी या फिर कोई मैनेजमेंट लेवल पे भी हो सकती है कि उनके नाम भी आ सकते हैं आगे? लेकिन हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, उसमें यही होता है, और ईद कुर्बान भी आ रही है तो मुझे लगता है कि 1-2 कुर्बानियाँ हो जाएंगी बस। कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाएगी, या 3 दिनों में कोई कुर्बानी हो जाएगी। तो आई फील कि ये हम कभी भी जो ये चीज़ें करते हैं ना, उसमें लॉन्ग टर्म विजन कभी भी नहीं होता। अगर तो चेंजेस करनी है या कुछ करना है सही पाकिस्तान क्रिकेट को आपने करना है, और अगले वर्ल्ड कप पे या उससे अगले वर्ल्ड कप पे हम ये बात ना कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, विजन की ज़रूरत है। ऐसे नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट कि यार अच्छा इससे नहीं हुआ तो इसको निकाल दो, उससे निकाल दो, सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दो। ये वो चीज़ें हैं जो हम देखते आ रहे हैं, ये ऊपर वाली चेंजेस। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितनी होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप देखें, आप जब प्लानिंग करेंगे ना, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर्स प्लान्स,
3 इयर्स प्लान, कोई इस तरह की चीज़ हमने लेकिन कभी नहीं देखी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। पाकिस्तान के क्रिकेट तो छोड़ देना आप, पाकिस्तान की हुकूमतें 5 साल नहीं चलती रही, कोई वज़ीर आज़म 5 साल नहीं निकाला, तो ये क्रिकेट में कैसे ये होगा? एग्रीड है, और ये इसको मैं बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है कि जब प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है तो पाकिस्तान का चेयरमैन चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। पीसीबी का चेयरमैन की सिलेक्शन या जो भी नामजद होते हैं, शुड नॉट रिलाई ऑन द गवर्नमेंट। तब एक इंस्टीट्यूशन बनता है, इसका एक अच्छा वे बनना चाहिए, इनका बोर्ड ऑफ गवर्नर तरीके से बनना चाहिए, ताकि आपका गवर्नमेंट चेंज हो जाए, आपके क्रिकेट बोर्ड को फ़र्क ना पड़े। तो आई थिंक कि यहाँ पर बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि सेटल क्रिकेट बोर्ड चलता रहे, जो लोग एम्प्लॉय हों, फिर उनको वो एक तो अच्छे सही तरीके से हों और लॉन्ग टर्म हो, जिनको टाइम मिले करने का। ये नहीं हो सकता कि यार आज इजहार आए हैं और आज ही रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर दें, ये नहीं हो सकता। हम हमेशा ये चाहते हैं। गैरी कर्स्टन 13-14 दिन पहले ज्वाइन किया उन्होंने टीम को, और अब आप कह रहे हैं कि वो अब उनको आप क्वेश्चनेबल भी नहीं कर सकते, और आप ये भी कैसे जिम्मेदार भी ठहराएंगे उनको। कई लोग इस टाइम बोर्ड में ऐसे हैं जिन्होंने जो डिसीजंस कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी वाली कोई पोस्ट उनके पास नहीं है। तो दैट इज़ वेयर कि यार आप वो की क्या कहते हैं कि फ़ायदा भी उठा रहे हैं उन चीज़ों का, लग्जरीज़ का, लेकिन आप ऐसी जगह पे आ भी नहीं रहे जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आप पे कोई उंगली उठा सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे उसकी। तो आई फील कि आपको एक तो रिस्पॉन्सिबल लेनी चाहिए अगर आपने कोई पोस्ट ली है तो। उसके अलावा आप जब तक एक क्रिकेट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे, हम हर वर्ल्ड कप पे एक दो टूर्नामेंट को छोड़ के हर वर्ल्ड कप पे हम यही बातें कर रहे होंगे, और यही चीज़ आ रही होगी यार कि डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं है, हमारी टीम प्लानिंग ठीक नहीं है, हमारी कोच की सिलेक्शन ठीक नहीं है, हमारी सिलेक्शन कमेटी ठीक नहीं है। ये तो चीज़ें हम करते रहेंगे, हर चैनल पे यही बात हो रही होगी। लेकिन मसला तभी ठीक होगा जब आप लॉन्ग टर्म प्लान करके एक विजन लोगों के सामने रखेंगे और उस पर फिर बैक करेंगे जिन लोगों को आप एम्प्लॉय करें। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। इजहार, आप बताइए कि रिस्पॉन्सिबल आप किसको समझते हैं कल की डिफीट का? देखिए, अगर हम देखें सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट की, इसमें तो कोई शक नहीं कि सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स, वो एक प्रोडक्ट है उनके सिस्टम के, जिसमें चाहे शेफील्ड शील्ड है वो डोमेस्टिक लेवल पे खेली जाती है, या उनका बिग बैश है, तो वो जो उनका एक स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, उसका प्रोडक्ट उनके 11 खिलाड़ी हैं। इसी तरह जो इंडिया के 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, उनकी एक रणजी ट्रॉफी है, डोमेस्टिक सेटअप है, फिर IPL खेली जाती है, पूरा एक स्ट्रक्चर इन प्लेस है जिसमें वो अंडर 19 या जूनियर लेवल्स पे भी रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, फिर उनकी डिफरेंट लीग, उस सारे सिस्टम का प्रोडक्ट है। या इंग्लैंड की जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं वो भी उनके एक सिस्टम का प्रोडक्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ आप खिलाड़ियों को ब्लेम नहीं कर सकते। इंग्लैंड ने जिस तरह 2015 में आपने देखा होगा कि उसकी एक पुअर परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने एक इंटायरली डिफरेंट मॉडल अडॉप्ट किया क्रिकेट का, अटैकिंग क्रिकेट खेली, बेसबॉल टेस्ट में लेके आए, फिर मैथ्यू मॉड को वो लिमिटेड ओवर्स में लेके आए, तो उन्होंने एक डिफरेंट मॉडल अडॉप्ट किया। तो इसमें कोई शक नहीं कि एक सिस्टमेटिक चेंजेस होनी चाहिए और उससे ही बेहतरी आएगी। आप सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, पिच की हम 1-2 रोज़ पहले से ही बात कर रहे थे कि बड़ी टफ पिच है और लो स्कोरिंग पिच होती है, और ख़ास तौर पर खिलाड़ियों के लिए शॉट्स मारना जो है बड़ा मुश्किल होता है। सिंगल डबल्स में हम जा सकते हैं, लेकिन बाबर आजम ने कल ये कहा है कि ये तो बहुत अच्छी पिच थी। वो मेरे ख्याल में उसने कंपेयर टू जो बाकी पिचेस यहाँ पे बनी है ना, इसी ग्राउंड पे जो बाकी पिचेस थी, उस लिहाज से उसने ये बात की होगी ये बेहतर पिच था। ऑब्वियसली क्योंकि प्रेशर इस टाइम बाबर पे इतना ज़्यादा है, और आई नो एज ए कैप्टन मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, जब आप नहीं जीतते तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आप समटाइम वो बात करने का अंदाज़ आपका ऐसा होता है कि आप करना कुछ चाह रहे होते हैं। तो आई फील कि विकेट पहले से तो बेहतर था। ये रोहित शर्मा ने भी कहा है कि बाकी कंपेयर करें अगर बाकी पिचों से यहाँ खेले, उससे थोड़ा बेहतर पिच था। तो आई फील कि इसीलिए 120 एक अचीवेबल टारगेट नज़र आया हमें, वरना तो अगर 120 पिछली वाले पिचों पे होता तो हम ये कहते कि 120 बहुत ज़्यादा करा लिया। तो आई फील कि और बाबर की बात ठीक भी थी, जो उसने स्टार्ट में रिजवान और बाबर ने ड्राइव्स मारे हैं। पहले मैचेस में ड्राइव नहीं लग रहे थे, जो सामने चौका, जब आप ऑन ड्राइव सामने चौका मारते हैं ना, तो इट मीन्स के पिच में कुछ ना कुछ बेहतरी है, वरना आप ये शॉट एग्जीक्यूट लेंथ बॉल को कर ही नहीं सकते। तो पिच में इम्प्रूवमेंट थी, लेकिन अगेन इट्स नॉट बैटिंग पैराडाइज। तो आई फील के 120 यहाँ पे चेज
जिस सिचुएशन में पाकिस्तान था ये होने चाहिए थे। इसी का सबसे बड़ा दुख है, हार जीत गेम में होती है, लेकिन अगर वो आउट प्ले करके आपको हार जाते तो समझ आती थी। हमने उनको कई जगहों पे आउट प्ले किया और फिर भी हम मैच हार गए। ठीक है। अच्छा इजहार, मुझे ये बताइए, अभी इफ्तिखार की हम बात कर रहे थे, आप वाकई समझते हैं परफॉर्मेंस देखते हुए इफ्तिखार की कि उन्हें अब रेस्ट कर लेना चाहिए? देखिए, अगर आप उनको रेस्ट करवाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? सवाल ये बनता है कि हम किन को, इनकी जगह किसको स्लॉट इन करेंगे टीम में। हमारा ये तो हम बड़े बात करें कि जो हमारा ओडीआई स्क्वाड है वो ओपनर्स हैवी है, ओपनर्स हमने ज़्यादा खिलाए हैं, और उसके पीछे जो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह साइम अयूब ओपनर है, फ़खर जमान ओपनर है, बाबर आजम ओपनर है, रिजवान ओपनिंग करते हैं, तो ये 4 खिलाड़ी ओपनर्स हमने रखे हुए हैं स्क्वाड में। और मिडिल ऑर्डर, हमारा जो स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो हमारे पास कोई नहीं इस टाइम T20 के पर्सपेक्टिव में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पहले जिस तरह शोएब मलिक थे या हफीज़ थे, वो मिडिल ऑर्डर में आके एक कहीं ना कहीं टीम को सॉलिडिटी देखते थे और वो इनिंग्स बिल्ड करते थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद हमें जो उस तरह का एक स्लॉट फिल करना है जो मिडिल ओवर्स में एक लंबी इनिंग्स खेलेगा और सिचुएशन के मुताबिक टारगेट चेज करेगा या उसके इर्द गिर्द टीम खेलेगी, वो हमारा मिडिल ऑर्डर कलेक्ट नहीं करा। और मिडिल ऑर्डर का जो ये 4 सिलेक्शन हुई है उसके बेसिस भी जो हमारा PSL का जो क्राइटेरिया है, PSL में इन खिलाड़ियों ने, फ़खर के अलावा साइम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी PSL में, बाबर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी PSL में, रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी PSL में, फिर उस्मान ने भी PSL में बहुत, तो ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे। तो इस वजह से हमने जो सिलेक्शन की गई है वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन को हमने ज़्यादा स्क्वाड को हमने उसके अंदर जो टीम के अंदर उनको स्लॉट किया गया। स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर शायद एक हमारे पास सर्किट में था इरफान न्याजी, उसको हम मौका दे सकते थे। फिर सलमान अली आगा थे, उनको हम चांस दे सकते थे, वो मिडिल ऑर्डर में ODI में भी खेलते हैं, टेस्ट में खेलते हैं। मिडिल ऑर्डर के जो क्राइसिस की आपने बात की है जो है ना जी, एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, ये जो मिडिल ऑर्डर की क्राइसिस की बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ में। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर के जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, और अभी तक वो मसला हल नहीं हो पा रहा। तो अजहर भाई, आप कुछ बता रहे थे कि इसका हल क्या है आपके ख्याल में? अब देखिए, जो इशू है ना वो एज ग्रुप क्रिकेट से स्टार्ट हो जाता है। हमारी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना वो हाई, जो टॉप स्कोरर्स होते हैं ना उनको लेते हैं, और हर कोई ना उसको अचीव करने के लिए ना टॉप ऑर्डर में खेलने की कोशिश करता है। आप देखें ओपनर्स अगर डोमेस्टिक में या स्पेशली एज ग्रुप क्रिकेट में ना जब ज़्यादा रन्स करते हैं तो इन दी एंड 6 ओपनर ही पिक हो जाते हैं फाइनल 11 में। तो वो प्लेयर्स सब चाहते हैं ओपन करें। तो जब तक आप क्राइटेरिया या उसको इस तरह नहीं देखेंगे ना, जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है हम उसको उसके लिहाज से सिलेक्ट करें, हमें क्राइटेरिया सिलेक्शन का बेहतर करने की ज़रूरत है, वरना हर प्लेयर ओपन करना चाहता है। और इसी तरह ही पाकिस्तान टीम में हो रहा है। PSL में जो सबसे ज़्यादा स्कोर किया होता है उसको नेशनल टीम में आ जाता है। अच्छा, अब आखिर में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो अगर मगर अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये हो जाए तो पाकिस्तान सुपर 8 में जा सकता है और मगर हो जाए तो नहीं जा सकता, तो आप ये बताएं कि कौम अब दुआ करना चाहती है लेकिन वो अगर मगर को समझ नहीं पा रही कि अपनी दुआ करनी है अपनी जीत के लिए, किसी की हार के लिए। अच्छा, मैं अभी ये कैमरे में बात करना चाहूँगा। देखें, अब आपको ना अगर इतना हौसला अभी बाकी रह गया है और इतना आपका हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं अभी भी आप, तो आपको अब एक मैच भी नहीं, अब 4 मैचों पे आपको दुआ करनी है। एक चीज़ दुआ ये करनी है कि USA अपना मैच कोई ना जीते। अब एक दुआ ये करनी है USA के मैच में बारिश ना हो, एक दुआ ये करनी है पाकिस्तान के किसी मैच में बारिश ना हो, और एक दुआ ये भी करनी है कि पाकिस्तान दोनों मैच जीते, और वो अलग अलग मैच में आपको करनी है ये सारी चीज़ें। और ये दुआ करनी है कि पाकिस्तान मैच जीते और अच्छे रन रेट से जीते, फिर पाकिस्तान थ्रू हो सकता है। इजहार, बड़ा राइटली इन्होंने कहा। पहला मैच है कल कनाडा और पाकिस्तान का, उसमें दुआ करनी है कि पाकिस्तान जीते। फिर आ रहा है इंडिया वर्सेस USA, उसमें दुआ करनी है कि USA हारे। फिर उसके बाद आ रहा है USA वर्सेस आयरलैंड, उसमें दुआ करनी है कि USA आयरलैंड जीते। फिर आखिरी आ रहा है आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान, उसमें दुआ करनी है कि पाकिस्तान जीते, और ये भी दुआ करनी है कि इनमें से किसी भी मैच में कोई बारिश ना हो। अच्छा, ये इतनी अगर मगर का सिलसिला आपने कहा अगर आप दुआ कर सकते हैं, क्योंकि लोग बड़े डिसहार्ट हैं इस वक्त। अब लोग जो हैं वो तो उनको कहा गया ना कि जी वो यही कान में बजाया गया कि जी तुम जीतो यारो, हमें तुमसे प्यार है। तो ये टीम इन लोगों से क्यों नहीं प्यार कर लेती? इनके भी जज्बात का थोड़ा सा ख्याल तो करना चाहिए आपके। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक ये दोनों मैचेस, मैं खाली कल का मैच नहीं कह रहा, पहले मैच पे भी मुझे उतनी तकलीफ थी क्योंकि आप अपनी गलतियों से हारे हैं। हमने ऑलमोस्ट लाइक स्कूल बॉयज़ मिस्टेक्स की हैं, और आप खुद टीम भी एडमिट कर रही है इस बात को। तो आई फील कि कल का मैच हो या पहला मैच हो, दुख सबसे ज़्यादा ये है कि आपने अपनी गलतियों से मैच दिया है। दोनों मैचेस आपके हाथ में थे। अच्छा, एक और आपने बात की थी कि अपने कल शायद रात को बात की थी कि
जो लास्ट ओवर में जो 6 स्कोर पड़े हैं ना इजाफी, लास्ट विकेट लास्ट विकेट ने जो 6 इजाफी स्कोर किए ना, वो पाकिस्तान के आगे आ जाएंगे। और वो ऐसे ही हुआ, 6 स्कोर से ही यही सानू पै गए ने। नहीं, मैं ये सोचा था कि ये 10-15 रन एक्स्ट्रा ना कर जाएं, मैंने उस हिसाब से कहा था, लेकिन वो इन दी एंड स्टैटिस्टिकली एंड पे 6 रन ही हो गए, और 6 रन की शायद आखिरी विकेट की पार्टनरशिप थी, तो वो 6 रन ही हमें दूर रह गए हम। लेकिन मुझे उस टाइम जो खदशा लग रहा था कि ये ना हो कि आखिरी विकेट पे टुचकियाँ मारते ये 10-15 रन बना लें, क्योंकि वो हर्ट करने थे। ऐसे लो स्कोरिंग मैच में ऐसे रन बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इजहार भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बात हो रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही, और कौम तो बड़ा सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ मोहब्बत तो हमारे खिलाड़ियों को भी इस कौम से करनी चाहिए, इस मुल्क से करनी चाहिए, इस मुल्क के नाम से करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो सिर्फ आप नहीं, पाकिस्तानी कौम जीतती है, पाकिस्तान का नाम आगे जाता है। तो अपनी गेम पे थोड़ी सी तवज्जो दें, क्योंकि ये ऐसा खेल है जो कि पूरी कौम को यकजा करता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।